नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बनाई गई रणनीति का। आपको याद होगा, जितने भी विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, कई बार कई प्रेक्षक ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लेकिन 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को टेक ओवर किया, अमित शाह का साथ मिला नरेंद्र मोदी को, तब से भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक इलेक्शन मशीन के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार साल के 365 दिन इलेक्शन मूड में होते हैं। लगातार सर्वे कराने का दौर जारी रहता है, लगातार फीडबैक का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, लगातार संगठनात्मक प्रशिक्षण, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कराने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में उन प्रवासी बिहारियों से संपर्क करने के लिए सैकड़ों टीमें गठित की है जो बिहार के बाहर रहते हैं, और उन सभी से जो जहां रहते हैं, मान लीजिए कुछ लोग, लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, तेलंगाना हैदराबाद में रहते हैं, असम गुवाहाटी में रहते हैं, सभी लोगों से जो जहां रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की टीम वहीं संपर्क कर रही है और उन सभी को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो सभी लोग बिहार आकर अपना मतदान करें। नंबर 1 बीजेपी की रणनीति है। अब बताइए कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सभी उन मतदाताओं के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार की कम से कम मैं बता रहा हूं 1 करोड़ मतदाता बिहार के बाहर रहते हैं। अगर उन 1 करोड़ मतदाताओं में से 25 लाख मतदाताओं को भी बिहार लाने में भारतीय जनता पार्टी अगर सफल हो गई तो आप 25,000 मत का डिफरेंस, 25 लाख मत का डिफरेंस आप देख लीजिए। पिछले बार जो ये 14 सीटों का डिफरेंस रहा है एनडीए में और महागठबंधन में, उसका कुल वोट का डिफरेंस रहा है मात्र 12,000। और आप कल्पना कीजिए कि अगर 25 लाख लोग, छोड़ दीजिए 25 लाख, मैं कह रहा हूं 5 लाख लोग भी अगर बाहर से आकर बिहार में मतदान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि हर विधानसभा सीट पर कितने वोट का अंतर पैदा हो जाएगा। एक दूसरा बात मैं बता रहा हूं, आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को हरियाणा और महाराष्ट्र में। मैं केवल, चूंकि इसी वर्ष चुनाव हुआ है, पिछले वर्ष, इसीलिए मैं इन दोनों राज्यों से उदाहरण दे रहा हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले को लगभग प्रायः हर राज्य में अपनाती है, और वो फॉर्मूला क्या है कि हर विधानसभा सीट पर, हर क्षेत्र विशेष पर जो सबसे मजबूत जाति है, जो सबसे मजबूत वर्ग है, उसके खिलाफ ध्रुवीकरण कराना। उस वर्ग को टिकट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। उसका परिणाम क्या होता है आप सोच कर देखिए, सीधा सीधी है। अगर किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में जो सबसे मजबूत वर्ग होता है, उसके खिलाफ जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, चाहे वो आबादी में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे प्रतिष्ठा में हो, चाहे पद में हो, ये सभी लोग उस मौके का इंतजार करते हैं जब उस मजबूत वर्ग को सबक सिखाया जा सके। शायद स्पष्ट नहीं हो पाए तो मैं स्पष्ट करूं। आप देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। जो सबसे मजबूत वर्ग है वहां का जाट समाज, जाट के खिलाफ ध्रुवीकरण कराती है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में। महाराष्ट्र में क्या किया बीजेपी ने, मराठाओं के खिलाफ ध्रुवीकरण कराया वहां पर। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी पटेल समाज के खिलाफ ध्रुवीकरण कराती है, और वही योजना बिहार में भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें जिस किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, जहां कहीं भी, जिस किसी भी क्षेत्र में मुसलमान
चूंकि सबसे अधिक संख्या में है आबादी के अनुसार, तो जहां कहीं भी जिस विधानसभा सीट में मुसलमानों की संख्या अगर 20-25% से ज्यादा है, वहां बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराती है और कराएगी बिहार में भी। दूसरे नंबर पर आती है यादव जाति के, हिंदू में सबसे बड़ी जाति है, आपको पता है। और यह फॉर्मूला नीतीश कुमार का भी रहा है लगातार 1995 से। देख लीजिए, जब से नीतीश कुमार ने समता पार्टी का निर्माण किया था, उसके बाद फिर 96 के लोकसभा चुनाव से लेकर नीतीश कुमार केवल एक 2015 का विधानसभा चुनाव छोड़ दीजिए तो हर चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा है। और नीतीश कुमार भी इसी फॉर्मूले पर चले हैं कि यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराओ, यादवों के खिलाफ अन्य जातियां एकजुट हो जाए, और उसका लाभ बीजेपी को भी मिलता है। लेकिन बीजेपी को एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। अतिरिक्त लाभ क्या मिलता है कि जहां कहीं भी आरजेडी या महागठबंधन के भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल के उम्मीदवार मुस्लिम समाज से होते हैं, वहां बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर यादवों का भी वोट मिल जाता है। तो दूसरा फॉर्मूला बीजेपी का यह है, जिस कारण से बीजेपी को चुनाव जीतने में आमतौर पर पहले दिखेगा कि नहीं, बीजेपी का वोट ही नहीं है। क्योंकि ये कमजोर वर्ग जो होते हैं ना, ये चुप रहते हैं, डर से बोलते नहीं है कि मैं बीजेपी को वोट देने वाला हूं। इसलिए नहीं कि जैसे जहां पर जो समाज सबसे मजबूत है उस समाज से डरते हैं लोग, मुसलमानों से डर लगता है, यादवों से डर लगता है, या फिर अन्य जाति के भी लोग। कई विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कि सवर्णों में भी कुछ जातियां हैं जिनसे लोग डरते हैं, चाहे वो भूमिहार समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो। तो जहां डर है वहां पर जो कमजोर समाज के वर्ग के लोग होते हैं वो चुप रहते हैं, चुप्पा वोटर होते हैं। वो बोलते नहीं है कि हम किसको वोट देंगे, और वो बोलते किस वोट देने की बात अगर बोलते भी हैं तो ये कहते हैं कि जहां जहां उस क्षेत्र का मजबूत वर्ग के लोग जिस पार्टी को वोट देने वाले हैं, कह देते हैं कि मैं तो आपको ही दूंगा। तो इसीलिए वो पार्टी भ्रम में रहती है कि नहीं, मुझे तो इतना वोट मिल रहा है, वो काउंट कर लेता है ये तो मेरे वोटर है। लेकिन बैलेट बॉक्स के पास जाकर, ईवीएम के पास जाकर ऐसे मतदाता जो वर्ग सबसे मजबूत होता है उसको सबक सिखाने के लिए वोट डालते हैं। ये पैटर्न आज का नहीं है, पुराने जमाने का पैटर्न है। हाँ, एक समय में जब बैलेट बॉक्स से चुनाव हुआ करता था तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। चाहे वो कार्यकाल एक तरह से कह सकते हैं कि ये बूथ लूट बिहार में जो है 1967 में ही शुरुआत हो गई थी। भला मना ये टी सेशन का और उसके बाद के कुछ चुनाव आयुक्तों का कि उसके बाद जब से ईवीएम आया है बूथ लूट बंद हो गया है। खैर, तो ये परिस्थितियां हैं। तो दूसरा फॉर्मूला बीजेपी का ये है। तीसरा बीजेपी का जो फॉर्मूला है कि बीजेपी अपने गठबंधन के अन्य सहयोगियों को भी आर्थिक मदद करती है, संसाधनों का मदद करती है, पर्चा पोस्टर से मदद करती है। उसकी रणनीति बनाने में जो बीजेपी के साथ जो चुनाव मशीनरी है उसमें जो संघ परिवार के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं, भारतीय किसान संघ के लोग हैं, भारतीय विद्या मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की जो टोली होती है वो टोली अदृश्य होती है। ये लोग घर घर संपर्क करते हैं, एक पर्चा लेकर निकलते हैं। सुबह में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जनसंपर्क किया। ये लोग दिखते नहीं हैं लेकिन परिणाम पर असर डालते हैं, और इसका लाभ बीजेपी के सहयोगी दलों को भी मिलता है। और चौथा, एक और खेला बीजेपी इस बार, पहले भी करती थी, कम करती थी, बिहार में कम करती थी, महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी ने उस खेला को अपनाया है और उससे बड़ी सफलता मिली महाराष्ट्र में। उस खेला को बिहार में भी आजमाने की इस बार बीजेपी की योजना है, और वो खेला है अपने कार्यकर्ताओं को अपने सहयोगी दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ाने का। मान लीजिए जनता दल यूनाइटेड के 100 उम्मीदवार होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। आपको पता है नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक अवस्था की क्या है, और जितने भी लोग हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, जो लोग नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के साथ बार्गेनिंग किया करते थे, उन सभी लोगों में ललन सिंह,
राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, ऐसे जितने भी ये बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, आज सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे हैं। और इसका फायदा क्या उठाना है बीजेपी को कि अपने कार्यकर्ताओं को जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर भी, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर भी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी को के सिंबल पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने की बीजेपी की योजना है। असर आपने देखा है, पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी से बीजेपी के 4 लोग चुनाव जीते थे और जब मुकेश सहनी बीजेपी से अलग होने लगे तो 4 के 4 विधायक बीजेपी के साथ चले गए। याद है ना, राजू कुमार सिंह, मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह और एक और थे। तो ये चीजें इसलिए इस बार बीजेपी के करने की योजना है, चूंकि आने वाले दिनों में एक बात तो तय है कि इस बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर संदेह है। तो बीजेपी के गठबंधन से लड़ने वाला कोई भी घटक कोई नया खेला ना कर दे, इस खेला को रोकने के लिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को इन पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ाने की योजना बना रही है और इसके लिए पूरा दबाव बना के रखेगी बीजेपी अपने सहयोगी दल पर भी। बदले में उनको आर्थिक, जिसे हमका मदद, जो एक संसाधन का मदद होता है, गाड़ी घोड़ा, इस तरह की मदद चुनाव प्रचार में वहां पर जो है बीजेपी भी उतनी ही ताकत लगाएगी जितनी ताकत अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगाती है। तो संसाधनों की शक्ति का इस्तेमाल बीजेपी करेगी अपने सहयोगी दलों के लिए भी, बदले में अपने कार्यकर्ताओं को इन पार्टी अपने सहयोगी दल के सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार क्या रंग लाती है। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी की यह रणनीति सफल होगी या बीजेपी को बिहार कोई नया सबक सिखाएगा? हमारी नजर बनी रहेगी। आपका क्या विचार है, निश्चित रूप से आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपना विचार आप भी दीजिए। और साथ ही अगर हमारा ये विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।